हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि R153 स्पीड के मामले में सबसे नंबर 1 पे क्यों आती है। ऐसी क्या बात है इसके इंजन में, तो इसके इंजन पे हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ आपका कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होगा जो कि आपको कन्फ्यूज़न अगर होगा कि इसको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और ये इंजन ऐसी क्या खास चीज़ बना देती है जिसके कारण ये अपने सेगमेंट में सबसे हाई स्पीड जो है आपको देती है। मतलब 155 सीसी सेगमेंट में इतना जितना टॉप स्पीड ये दे देता है उतना टॉप स्पीड कोई भी नहीं देता है। जो BS4 वाली थी वो तो और ज़्यादा देती थी, अभी BS6 वाली में थोड़ी मोड़ी कम हो गई है। फिर भी आपको मैं बताता हूँ कि इसका टॉप स्पीड इतना ज़्यादा क्यों है भाई। तो सबसे पहला जो चीज़ आ जाता है, अगर आप किसी भी बाइक के बारे में जानेंगे तो आप अगर कोई भी ब्राउज़र टच करिएगा तो वहाँ पर आपको पावर और टॉर्क लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि 18.6 पावर और 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है। लेकिन उसके बाद जो RPM का जो सिंबल होता है उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें आप नोटिस करिएगा कि इसमें लगभग आपको 10,000 RPM मिल जाता है। और अगर आप कोई नॉर्मल जैसे FZ का देख लीजिए, उसका 7,500 RPM है। इसी तरह अलग अलग बाइक्स का आप देखिएगा तो 8,000 रहेगा, 8,500 रहेगा, 7,000, 6,500। मतलब अगर हम 100 सीसी बाइक्स की तरफ जाते हैं तो उसका 6-7 हज़ार तक ही आ जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होता है एक शॉर्ट स्टॉक इंजन्स का, कि ये बाइक्स में आप ज़्यादा RPM तक इसको चला सकते हैं। अब ये शॉर्ट स्टॉक्स इंजन क्या होती हैं, ये इंजन का जो ऊपर जाने और नीचे आने का जो एक पिस्टन का साइकिल होता है वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के साइकिल से जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो ये ज़्यादा बार जो है वो अप एंड डाउन कर सकती है, तो वो एक एडवांटेज होता है इस तरह की बाइक्स का। तो उसका भी एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। तीसरा हम अगर बात करें तो वो हो जाती है यहाँ पे 6 गियर ट्रांसमिशन। तो नॉर्मल आप जब भी कोई बाइक देखते होंगे 150 सीसी सेगमेंट में, तो वो 5 गियर के साथ आती है और ये 6 गियर के साथ आती है। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से तो आप समझ जाते होंगे कि हाँ ये 6 गियर है, तो उतना ही RPM पे ये ज़्यादा स्पीड में चल जाती है। 6 गियर वाली ज़्यादा स्पीड चलती है। लोग उसका इंजीनियरिंग को नहीं समझते हैं। अगर उसको हम समझाएं तो एक तो ये बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आपकी बाइक कोई भी है, अगर वो 8,000 RPM पे 100 के स्पीड में चल रही है, तो 100 की स्पीड में 5वें गियर पे चल रही है, तो वही बाइक 8,000 RPM पे अगर 6ठे गियर में चले तो वो उससे ज़्यादा, मतलब मान लीजिए 110 की स्पीड में चल सकती है, 108 की स्पीड में चल सकती है। तो ये 6ठा गियर का ये पहला बेनिफिट हो गया। अब R15 के साथ क्या दिया गया है, इसका गियर ट्रांसमिशन का एक रेशियो होता है कि हमारी बाइक 1,000 RPM पे अगर फर्स्ट गियर पे है तो कितने स्पीड में जा सकती है। वो कुछ बाइक्स का जो होता है वो कम होता है, कुछ बाइक्स का ज़्यादा होता है। तो वो गियर बॉक्स उसमें कैसा दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपने तीसरे गियर से चौथे गियर तक स्विच करते हैं, वहाँ से हमारा बाइक जो है वो ओवर ड्राइव में कन्वर्ट हो जाता है इसका गियर ट्रांसमिशन। मतलब अगर आप इसको सिमिलर रखें, मान लीजिए जो इक्वल रखें, बराबर रखें, तो जितना इंजन हमारे को चक्के को घुमा रहा है, अगर हम चौथे गियर पे रहें तो हमारा चक्का भी उतना ही घूमेगा। लेकिन जैसे ही हम 5वें गियर पे जाते हैं तो जितना इंजन घुमा रहा है, मान लीजिए इंजन हमारा 100 का स्पीड डिलीवर कर रहा है, तो हमारा गियर ट्रांसमिशन उसको 110 का स्पीड में जो है कन्वर्ट कर देता है। ये होता है ओवरड्राइव का फ़ायदा। ओवरड्राइव सभी बाइक्स में होते हैं, लेकिन इस बाइक का ओवरड्राइव ज़्यादा है। वहीं पे जब हम 6ठे गियर में जाते हैं तो हमारा ओवरड्राइव और बढ़ जाता है, और उसके कारण हमारा इंजन मान लीजिए जो है वो 100 का स्पीड दे रहा है, तो ये हमारा ओवरड्राइव जो है, क्योंकि ये 6ठा गियर का ओवरड्राइव है, तो ये हमें 120 का स्पीड दे देगा क्योंकि इसका ओवरड्राइव ज़्यादा है। तो ये बेनिफिट होता है अगर आपके ट्रांसमिशन में ओवरड्राइव की फैसिलिटी ज़्यादा हद तक बढ़ा के दी गई है। लेकिन एक वहाँ पे कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि क्योंकि ये 150 सीसी सेगमेंट की बाइक है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ओवरड्राइव और ज़्यादा बढ़ा दें, और ज़्यादा बढ़ा दें, उससे हमारे बाइक की टॉप स्पीड और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। लेकिन ये नहीं किया जा सकता है। आपके टॉर्क और पावर के अनुसार इंजीनियर्स उसको डेवलप करते हैं कि हम कितना RPM तक कितना ओवरड्राइव दे सकते हैं, कितना गियर ट्रांसमिशन तक उसको दे सकते हैं, ताकि वो बाइक में किसी तरह का कोई वेयर एंड टेयर ना हो, बाइक में किसी तरह का लैग ना आए ज़्यादा स्पीड में। क्योंकि वेयर एंड टेयर होने से ज़्यादा स्पीड में आपकी बाइक बंद भी हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बावजूद इंजीनियर्स डेवलप करते हैं। वो बिल्कुल मुझसे ज़्यादा यहाँ पे समझदार हैं आपको समझाने में, लेकिन क्या पता क्यों वो लोग खुद आके इस चीज़ को उतना अच्छा नहीं समझाते हैं।
जो कि अगर एड्स में समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ओवर ड्राइव जितना ज़्यादा इसका बेहतर होगा, ये बाइक उतना ज़्यादा स्पीड में चलेगी। तो जैसे ही इस बाइक को आप 7000 आरपीएम के ऊपर ले जाते हैं, तो क्योंकि इसका ओवर ड्राइव 5वें और 6ठे गियर पे ज़्यादा दिया गया है, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा पावर का नीड होता है। मतलब ये बाइक ज़्यादा पावर बना पाए, ज़्यादा टॉर्क बना पाए, ताकि कहीं लैगिंग ना आए। उसके लिए यहाँ पे VVA दिया गया है, जो कि नाम बड़ा ही फेमस यहाँ पे रखा जाता है इसका, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। ये एक तरह से क्या करता है, एक एक्स्ट्रा इनलेट गेट खोल देता है आपके एयर के लिए, जिससे आपकी बाइक के अंदर, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि ये एयर कंप्रेशन से ही बाइक हमारी चलती है, तो ये एयर के दबाव से ही हमारा पिस्टन जो है वो सब जो है इग्निशन बनाता है, सब कुछ करता है। तो उसके हिसाब से वो एयर का मात्रा जो है बढ़ा देता है, क्योंकि इसका पिस्टन का साइज़ तो वही है, हमारा सारी जो इसकी जो नलियाँ हैं उसका साइज़ वही है, लेकिन इसमें वो एक्स्ट्रा कुछ इनपुट देने की कोशिश करता है, जो कि VVA करता है। और ये जो सिस्टम है वो और किसी भी बाइक में आपको नहीं मिलेगा, 150, 200, 250 सीसी बाइक में। अभी शायद मैं सुन रहा था कि इसी टाइप का कुछ करने वाला है पल्सर 250 में, लेकिन जब आएगा तो देखा जाएगा कि वो कितना सक्सेस है। लेकिन यामाहा का ये कॉन्सेप्ट सक्सेस हो चुका है, और इंडिया में या मतलब सभी देश में ये टॉप नंबर 1 पे चल रहा है ये कॉन्सेप्ट इसका VVA वाला। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसके लैगिंग को बचाता है, जो कि ओवर ड्राइव दिया गया है ज़्यादा स्पीड तक जाने के लिए। तो वही 5वें 6ठे गियर, यानी 7000 के बाद आप जो है 5वें 6ठे गियर पे स्विच करते हैं, 120 स्पीड के ऊपर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाइक वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, उसके लिए यहाँ पे मेहनत की जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाइक जो है इतनी ज़्यादा स्पीड में चलती है। इसमें कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। जो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स होती हैं वो गर्म जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि वो जल्दी कम एरिया में, जैसे कि आप अगर किसी लोहे के कोई एक पार्ट हो गया मान लीजिए लोहे का, और एक लोहा आपके हाथ में है, अगर आप घसीएगा तो कम एरिया में घसीएगा तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होगी यहाँ 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 यहाँ, तो उसमें एक ज़्यादा टाइम लगेगा, एक तरह से समझ लीजिए। तो ये गर्म जल्दी होती है उसके मुकाबले कोई भी नॉर्मल जो बाइक होती है 150-60 सीसी वाली जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स होती है, जिसमें आपका देखते होंगे एयर कूल्ड वो फिन्स बनाया रहता है, तो उससे ये गर्म जल्दी होती है, जिसके लिए इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है यहाँ पे डेवलप करके दिया जाता है, ताकि कूलेंट जैसा कार आपका जैसा कूल होता है उसी तरीके से कूल हो। यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता ही होगी। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो आपको स्लीपर क्लच भी दिया जाता है। अब स्लीपर क्लच क्यों दिया जाता है, बहुत लोग जब इस बाइक को चलाते हैं तो अगर मान लीजिए आप ज़्यादा स्पीड में हो, तो बाइक अगर आप जल्दी रोकना पसंद कर रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी जो है डाउन शिफ्टिंग करेंगे। तो डाउन शिफ्टिंग के केसेस में क्या होता है कि आपकी बाइक का जो इंजन है वो ज़्यादा आरपीएम पे जो है रन कर रहा होता है, और आप जब गियर ट्रांसमिशन डाउन करते हैं तो आप गियर पे ज़्यादा लोड देते हैं। जैसे लोअर गियर पे बाइक ज़्यादा टॉर्की हो जाती है और हायर गियर्स पे बाइक कम टॉर्की हो जाती है, तो पंच आपको लोअर गियर्स पे ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप डाउन शिफ्टिंग करते हैं आपकी इंजन जो है वो लोड में आ जाती है, और आपका व्हील जो है वो तो ज़मीन पे होता है, तो व्हील का जो है मोशन बरकरार रहता है। तो व्हील का मोशन क्या करता है, गियर ट्रांसमिशन को पुश करता है कि तुम मुझे उसी स्पीड में लेके जाओ। और जो आपका इंजन कहता है, इंजन को तो आपने लो कर दिया, अब इंजन का आपने आरपीएम जो है वो उसको लो करते जा रहे हैं, और आपका जो स्पीड है उस समय का करंट स्पीड वो आपका हाई होता है। तो आपका जो रियर व्हील है, पीछे का चक्का है, वो आपके गियर ट्रांसमिशन, ये जो आपका पूरा गियर ट्रांसमिशन का जो सिस्टम होता है उसको फोर्स करता है कि आप उसको मतलब मेरे स्पीड में लेके आइए। मतलब दोनों एक दूसरे से सिंक होना चाहते हैं, लेकिन वो सिंक नहीं हो पाते हैं। तो जहाँ सिंक नहीं हो पाते हैं, आप देखते होंगे जब आप लोअर गियर पे डालते होंगे तो बाइक फंसती है, कभी कभी हमारा पीछे का व्हील जो है वो लॉक हो जाता है, जैसे कि आपने ब्रेक लगाया हो। लेकिन जो स्लीपर क्लच है इन दोनों को सिंक होने में मदद करता है, इसीलिए स्लीपर क्लच असिस्ट बोलते हैं इसको। तो ये असिस्ट करता है, दोनों को सिंक कराता है कि आपका जो इंजन है और जो पीछे का व्हील है, जब दोनों एक दूसरे को बैलेंसिंग में इन डिस्टर्ब करें, उस समय उस डिस्टर्बेंस को वो बंद करे और आपकी बाइक को स्टेबिलिटी से रोके। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, अगर स्लीपर क्लच ना हो परफॉर्मेंस बाइक्स में, जैसे कि केटीएम में नहीं है, तो प्रॉब्लम्स ये आती है, मतलब ऊपर वाली बाइक्स में है, नीचे वाली बाइक्स में बेस में नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अगर आपकी बाइक इंजन, अगर आपका चक्का जो है वो इंजन को
फोर्सली रन कराने की कोशिश करें तो कभी कभी ऐसे में क्रैंक शाफ्ट आपका सीधा हो जाता है, जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो टेढ़ा हो जाता है, या फिर कभी कभी पिस्टन्स जो है वो फंस भी जाते हैं। मतलब वो उसका जो रिंग है वो कहीं ना कहीं पिस्टन के ऊपर चढ़ के साइड से वो फंस जाता है, जिसके कारण आपकी बाइक ख़राब हो जाती है। तो जो भी परफॉर्मेंस बाइक्स बनाई जाती हैं उसमें इसीलिए स्लीपर क्लच का यूज़ किया जाता है ताकि ऐसा कोई दिक्कत ना आए, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा ऐसा कि KTM को भी अपने 200 सीसी बाइक्स में स्लीपर क्लच ऐड करना चाहिए, जो कि अभी तक ऐड ऑन नहीं किया गया है। और यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलती है, तो कहीं ना कहीं स्पीड के अंदाजे के अनुसार आपके इंजन में वो फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं यहाँ पे। अब मैं इसीलिए अक्सर मना करता हूँ लोगों को कि जो भी R15 खरीदते हैं एटलीस्ट 2 सर्विस तक वो अपनी बाइक को 100 के ऊपर ना चलाएं। अगर चलाएं भी तो आप ब्रेक का यूज़ पहले करें आपके डाउन शिफ्टिंग के मुकाबले। ऐसे तो हमें ब्रेक और डाउन शिफ्टिंग दोनों एक साथ ही करना चाहिए। हमारे ब्रेकिंग डिस्टेंस को वो कम करता है, क्योंकि हमारा गियर जो है वो भी इंजन ब्रेकिंग का काम करता है, तो दोनों ही करना चाहिए। तो ये चीज़ें बन जाती हैं। मैं एक चीज़ और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ये इंजन अपने इसी सेगमेंट में सबसे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटे आपका साइज के साथ ये पावर डिलीवर करता है। और यामाहा का जो ट्रस्ट है वो आपको मिलता है कहीं ना कहीं कि ये इंजन क्योंकि एक VVA के साथ आती है, मतलब कम RPM पे ज़्यादा स्पीड में चलती है, तो ये आपको ज़्यादा माइलेज भी प्रोवाइड करती है। तो उसके कारण भी ये बाइक जो है टॉप स्पीड के साथ आपको ज़्यादा माइलेज भी देती है। वैसे हमारा सिर्फ टॉपिक आज टॉप स्पीड का ही था, तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इस बाइक की टॉप स्पीड क्यों इतनी ज़्यादा है। लास्ट पॉइंट आता है क्यों इंजन जो है वो मेजर जो है वो रोल निभाता है। उसके बाद का जो मेजर रोल निभाता है वो इसका एरोडायनेमिक्स होता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ करता हूँ। वैसे लोग एरोडायनेमिक्स को समझ नहीं पाते हैं, बस इस तरह से डिज़ाइन को लोग एरोडायनेमिक्स समझ लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये डिज़ाइन एरोडायनेमिक्स नहीं होता है, उसका प्रैक्टिकल कुछ रीजंस होते हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इसका एक नोकीला सा मुंह बनाया गया है। उसके बाद भी अगर नोकीला मुंह बनाया गया है, मान लीजिए ये जो वेंट्स हैं इसको बंद कर दिया जाता, यहाँ पे आप देखिए, तो क्या होता, हमारा बाइक जो है वो इस तरीके से एक छतरी टाइप बन जाती, एक कटोरा टाइप बन जाता जो एयर कैच करता। लेकिन इस बाइक को नीचे दबाया जाता है। जैसे आप कार्स में सुपर कार्स में आप स्पॉइलर देखते होंगे कि जब वो ज़्यादा हाई स्पीड में आती है, 200-250 स्पीड में आती है, तो पीछे से जो है BMW का स्पॉइलर अप हो जाता है ताकि वो रियर व्हील को दबा के रखे। उसी तरीके से ये बाइक यहाँ से हवा इनलेट लेती है और यहाँ से जब ये बाहर निकलती है तो इसके इंजीनियरिंग में वो ख़ास बात होती है कि ये बाइक को ज़मीन पे दबाना शुरू करती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे भी देखें तो इस बाइक का हाइट यहाँ पे इसलिए ज़्यादा दिया गया है ताकि जब आप बैठे तो आप अपने आप एक तो झुक जाएं, तो आपके झुकने से भी आप भी देखिए एक नोकीले मोड़ पे आ जाते हैं कि आप नोकीले तरीके से इसको जो है फेस कर रहे हैं, ताकि बाइक जो है आराम से एयर को जो है काट पाए, एयर के कॉन्टैक्ट को वो डिसेबल कर पाए, वो उससे डिस्टर्बेंस ना आए बाइक के स्पीड को, उसका खासा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इस तरह से क्यों किया गया। इवन यहाँ पे भी देखिए किसी टाइप का एयर ब्लॉकेज जो है इस बाइक में आपको नहीं मिलेगा। हर जगह जो एयर जो है वो बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरीके से मिलता है। चाहे यहाँ पे भी देखें तो एयर ब्लॉकेज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो वो एक ख़ास चीज़ हो जाती है अगर आपकी बाइक को ज़्यादा स्पीड चाहिए, क्योंकि आप बोलिएगा क्योंकि यही इंजन आपको MT में भी मिलता है तो वो क्यों नहीं इतना भाग जाती है जितना ये भागती है, लगभग 145 के 50 तक चली जाती है, वो क्यों नहीं इतना जाती है, वो 138, 137, 40 तक जाके रुक जाती है। तो ये एरोडायनेमिक्स जो शेप है इसका, वो इसको जो है एक्स्ट्रा पावर देता है, इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है ताकि वो आगे जा पाए। होपफुली आप समझ गए होंगे कि R15 क्यों बेहतर है और क्यों इसका टॉप स्पीड ज़्यादा है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।